तो प्यारे छात्रों, अपन ने कल जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें पढ़े थे, सर्वप्रथम अपने जो पहला नंबर था वह था अपना अव्ययी भाव समास, नंबर दूसरा था तत्पुरुष समास, नंबर तीसरा था कर्मधारय समास, और आज हम बात करते हैं नंबर 4 द्विगु समास। तो द्विगु समास का अध्ययन करते समय हमें यह पता होना चाहिए कि जो द्विगु समास है उसके अंदर होता क्या क्या है। यह चीज़ हमारे लिए मुख्य होती है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। द्विगु समास से प्राय पूर्व पद संख्यावाची भवति, अर्थात द्विगु समास का प्राय जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है, एवं उत्तर पद संज्ञावाची भवति, अर्थात दूसरा पद संज्ञावाची होता है, अर्थात कोई ना कोई नाम होता है। तो वहाँ पूछा जा सकता है कि जो द्विगु समास है उसका प्राय पूर्व पद क्या भवति, पूर्व पद क्या होता है, तो हमें बताना होता है कि संख्यावाची होता है। तो प्रश्न एक बन सकता है कि द्विगु समास से प्राय पूर्व पद क्या भवति, तो अपन को वहाँ बताना होगा संख्यावाची भवति। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि द्विगु समास से प्राय उत्तर पद है क्या भवति, तो वहाँ अपन को बताना होगा कि संज्ञावाची भवति। तो ये दो क्वेश्चन वहाँ तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो द्विगु समास होता है उसके जो उदाहरण होते हैं किस तरह के होते हैं और हमें उनकी पहचान कैसे करनी होती है। देखिए, इधर मैंने लिखा है समास, जिसको कहते हैं सामासिक पद, और इधर मैंने लिखा है समास विग्रह, अर्थात सामासिक पद का विग्रह करना, अर्थात उन्हें दो भागों में बांटना। पहला अपने पास में उदाहरण है त्रिलोकी। त्रि मानी होते हैं 3, लोक मानी होती है दिशाएं, अर्थात 3 दिशाओं का समूह। यदि हिंदी में अपन बोल रहे हैं कि 3 दिशाओं का समूह, इसी को हमें वहाँ संस्कृत में रूपांतरित करना है, अर्थात उसका ट्रांसलेशन करना है, तो हो जाएगा त्रियाणाम लोकानाम संहार इति। उसके बाद में हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे पंचवटी। पंच माने होते 5, वट माने होते बरगद, अर्थात 5 बरगदों का समूह। या इसी तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, पंचपात्रम, अर्थात 5 पत्तों का समूह। दोनों एग्जाम्पल दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है और दोनों सेम भी हैं, तो हो जाएगा पंचानाम वटानाम संहार इति। उसके बाद जैसे सप्तऋषि, सप्त माने होते हैं 7, ऋषि माने होता है ऋषि, अर्थात 7 ऋषियों का समूह, जिसको कहते हैं हम सप्तऋषि। तो जो हमारा समास विग्रह होगा वह हो जाएगा सप्तानाम ऋषिणाम संहारयति। उसी तरह अष्टाध्यायी,
अर्थात अष्टमानी होते 8 अध्याय का अर्थ होता है अध्ययनों का समूह, अर्थात 8 अध्ययनों का समूह। तो हो जाएगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहरति। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम शताब्दी। शतमानी होते हैं सैकड़ों या 100, अब्दमानी होती है वर्ष, अर्थात 100 वर्षों का समूह या सैकड़ों वर्षों का समूह जिसे हम कहते हैं शताब्दी। तो जो हमारा समास विग्रह होगा शतानाम अब्दानाम समाहरति। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपके जो उदाहरण होते हैं वो आते हैं। तो वहाँ उदाहरण में आपको दे सकता है कि जो सप्तऋषि है इसका समास विग्रह क्या होगा। तो आपको परीक्षा में बताना होता है कि सप्ता नाम ऋषि नाम समाहरति। वहाँ आपको एबीसीडी में देगा, वहाँ इनको गलत करके दे सकता है, या फिर सप्ता नाम ऋषि नाम समाहरति इस समास विग्रह देने के बाद में वहाँ समास पूछेगा या सामासिक पद लिख सकता है, तो वहाँ आपको बताना होगा सप्तऋषि। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं द्वंद्व समास। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नंबर 5 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से प्राय उभय पदे प्रधान बहुति। द्वंद्व समास से प्राय उभय पदे प्रधान बहुति, अर्थात द्वंद्व समास का प्राय उभय पद अर्थात दोनों पद प्रधान बहुति प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास है इसके दोनों ही पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि द्वंद्व समास से प्राय पूर्व से उत्तर पदेद्यो पदे प्रधान बहुति, अर्थात द्वंद्व समास का प्राय पहला व दूसरा दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, अब वह हमें पता होना चाहिए। जैसे हम उदाहरणों के तौर पर चलते हैं, पितरौ। पितरौ का अर्थ होता है माता और पिता। अब यहाँ माता और पिता दोनों ही पद प्रधान हैं। नहीं तो हमें पिता ये कह सकता है कि मैं यहाँ प्रधान नहीं हूँ, नहीं हमसे माता कह सकता है कि हम यहाँ प्रधान नहीं है, अर्थात यहाँ दोनों ही प्रधान हैं, अर्थात दोनों का ही महत्व बराबर है। तो देखिए पितरौ अर्थात माता चे पिता चे, माता चे पिता चे, अर्थात माता और पिता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा धर्मार्थ, अर्थात धर्मार्थ धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ, अर्थात धर्म चे अर्थ चे। अब यहाँ पर धर्म और अर्थ दोनों ही पद प्रधान हैं, अर्थात दोनों का महत्व बराबर है। उसी प्रकार से नंबर 3 है हमारा छात्राओं। छात्राओं का अर्थ होता है छात्र और छात्रा, छात्र और छात्रा, अर्थात छात्र चे छात्रा चे, छात्र और छात्रा। उसके बाद नेक्स्ट पद है हमारे पास में राधेश्याम। राधेश्याम अर्थात राधा और श्याम, राधा चे श्याम चे, अर्थात राधा और श्याम। अब राधा और श्याम यहाँ दोनों का महत्व बराबर बताया गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास में शीतोष्ण। शीत मानी होती है सर्दी, उष्ण मानी होती है गर्मी, सर्दी और गर्मी। अब यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों की एक दूसरे से कंपेयर की गई, तुलना की गई है, और दोनों की यहाँ समानता बताई गई है कि जो शीतोष्ण है अर्थात सर्दी और गर्मी है, यहाँ दोनों ही पदों की प्रधानता बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में शीत वसंत ग्रीष्म। शीत वसंत ग्रीष्म अर्थात सर्दी वसंत और गर्मी। शीत चे वसंत चे ग्रीष्मस चे, अर्थात सर्दी वसंत और गर्मी। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 बहुब्री समास। तो अपना नंबर 6 है
बहुव्रीहि समास, अर्थात यस्य समासस्य प्राय अन्य पदे प्रधान भवति, अर्थात यस्य समासस्य प्राय अन्य पदे प्रधान भवति, अर्थात इस समास का प्राय अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात पहले व दूसरे पद के स्थान पर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। यह चीज़ पूछी जा सकती है एग्जाम में कि बहुव्रीहि समास से पद है क्या है प्रधान भवति, तो वहाँ आपको बताना होगा कि अन्य पद है प्रधान भवति। वहाँ ऑप्शन में दिया गया होगा पूर्व पद प्रधान भवति, उभय पद प्रधान भवति, अन्य पद है प्रधान भवति, कोई भी नहीं, अर्थात कोई भी नहीं। तो वहाँ आपको बताना होगा कि अन्य पद है प्रधान भवति। तो उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा समास है और समास विग्रह है, अर्थात जो बहुव्रीहि समास के जो पद हैं उनका हमें विग्रह किस प्रकार से करना होगा। तो सर्वप्रथम हमारे पास में है दशानन। दशानन अर्थात 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद यस्य से, अर्थात 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 हैं सिर जिसके। तो हम कह सकते हैं किसके हैं, रावण के हैं। तो यहाँ 10 अपन को यह देखना कि 10 है आनंद यस्य से, अर्थात 10 है आनंद अर्थात सिर है जिसके। कहीं हमें कंफ्यूज में होकर ऐसा नहीं कर देना है कि यहाँ संख्यावाची शब्द दिखाई दे रहा है और हमें द्विगु समास कर देना है, तो वहाँ हमारा उदाहरण गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले में दूसरे पद के स्थान पर कोई अन्य ही पद प्रधान है, अर्थात यहाँ पर 10 है आनंद जिसके, अर्थात पहले में दूसरे पद को छोड़कर किसी तीसरे के ही बारे में बात हो रही है। तो इस चीज़ को हमें विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद है पीताम्बरम, अर्थात पीतम माने होते पीले, अंबर मानी वस्त्र, यस्य मानी से, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके। किसके हैं पीले वस्त्र, जैसे अपन लिख सकते हैं विष्णु के। उसके बाद है चक्रपाणि। चक्रपाणि यस्य से, चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में। तो आपको यहाँ देखना है कि चक्र किसके हाथ में है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, विष्णु आ जाएगा। उसके बाद में लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात लंब उदरे यस्य से, लंब उदरे यस्य से, अर्थात लंबा है उदर जिसका। उदर अपन जानते हैं जिसको कहते हैं अपन पेट, उदर को क्या कहते हैं, पेट, अर्थात गणेश जी का है। उसके बाद में है शूलपाणि। शूल माने होते त्रिशूल, पाणी माने होता है हाथ में। त्रिशूल है हाथ जिस, देखिए त्रिशूल है जिसके हाथ में, तो यहाँ हो जाएगा शूल पाणी यस्य से, शूल मान हो जाएगी त्रिशूल, पाणी मान होता है हाथ में, यस्य से मान जिसके, अर्थात त्रिशूल है जिसके हाथ में। तो हो जाएगा यहाँ शिव जी, भगवान शिव के हाथ में क्या है, त्रिशूल है। उसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण है हमारा चतुर्मुख है। चतु माने होते हैं 4, मुख माने होते हैं मुख यस्य से जिसके हैं, अर्थात 4 हैं मुख जिसके, किसके हैं, तो अपन को यहाँ देखना है ब्रह्मा जी। तो छात्रों समास में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात यह है कि हमें समास का हमने अध्ययन तो कर लिया है, परंतु हम एक नज़र में फिर से इनको देख लेते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हमारा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का प्राय पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है अपना तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास से प्राय उत्तर पद प्रधान भवति, अर्थात तत्पुरुष समास का प्राय दूसरा पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद और तत्पुरुष समास का दूसरा पद याद हो जाना चाहिए इस तरह से। उसके बाद में नंबर 3 है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास से प्राय पूर्व पद विशेषण या उपमेय भवति एवं उत्तर पद विशेष या उपमान भवति, अर्थात कर्मधारय समास का प्राय पहला पद विशेषण या उपमेय होता है और जो हमारा दूसरा पद होता है वो विशेष या उपमान
होता है। अर्थात जहाँ उपमेय का उपमान किया जाता है, यहाँ जहाँ विशेषण पद की विशेषता बताई जाती है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। उसके बाद नंबर 4 है अपना द्विगु समास है। द्विगु समास का प्राय पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद अर्थात दूसरा पद संख्यावाची होता है। अर्थात द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होना चाहिए और दूसरा पद हमारा संख्यावाची होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपना द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास से प्राय उभय पद प्रदान भवति, अर्थात द्वंद्व समास का प्राय दोनों पद प्रदान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास से प्राय अन्य पद प्रदान भवति। बहुब्रीहि समास से प्राय अन्य पद प्रदान भवति, अर्थात बहुब्रीहि समास में प्राय पहले व दूसरे पद के स्थान पर कोई अन्य ही पद प्रदान होता है, अर्थात कोई तीसरा ही पद प्रदान होता है। तो एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि जो एग्जाम में आता है वो किस तरह से आता है, वह भी देख लो एक बार। हाँ, तो बात क्या है कि जो समास का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि जो उदाहरण होते हैं, अर्थात जो प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं, वे किस और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं समझने के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ग्रामगते पदस्य समास विग्रह कृत्वा। ग्रामगत पद का समास विग्रह करें। तो मैंने यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ग्रामगते, जिसका अर्थ क्या निकल रहा है, गांव को जाना। गांव को जाना अर्थात कर्ता ने कर्म को, जब कर्म कारक आ रहा है अर्थात चिन्ह हमारे पास में को आ रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ व्यक्ति भी कौन सी होगी, द्वितीय होगी। तो हमको डायरेक्ट ये पता होता है, तो हम डायरेक्ट चुन लेते हैं कि यहाँ ग्रामगत होगा, क्योंकि राम की द्वितीय विभक्ति होती है रामम और यहाँ गांव की होगी ग्रामम। तो यहाँ हमें ऑप्शन भर देना है बी, क्योंकि यदि हम निकालेंगे अर्थ यहाँ से ग्रामाय गते गांव के लिए जाना के लिए, गांव के लिए संप्रदान कारक गलत हो जाएगा। ग्रामम गते गांव को जाना। यदि पीछे देखते हैं ग्रामीण गते गांव से जाना, ये भी नहीं होता है। उसके बाद में ग्रामस्य गते गांव में जाना, तो क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। और जो हमारा दूसरा है ग्रामम गते अर्थात गांव को जाना, अर्थात कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक हो रहा है। और यह चीज़ मैंने आपको उस टाइम कारक पढ़ते समय बताया था कि जो तत्पुरुष समास होता है वहाँ पर व्यक्ति वचन लिंग लकार आदि को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है उपवनम पदस्य समास विग्रह कृत्वा, अर्थात उपवन होता है पास में, वनस्य मानी वन के पास में, तो पद का समास विग्रह करना है हमें। तो अर्थ निकल के आ रहा वन के पास में, वन के पास में। तो यहां ध्यान देना है कि वन के चिन्ह आ रहा हमारे पास में के, तो यहां समझ लेना हमारा अधिकरण कारक होगा और अधिकरण कारक में षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्ति लगाई जाती हैं। तो यहाँ षष्ठी व्यक्ति अपन को कहीं दिख रही हो तो वहां से हमें छांट लेना है। तो यहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, वनस्य समीपे, तो हो जाएगा वनम समीपे। ये भी हमारा क्या है, वन को पास में, अर्थ निकल रहा है गलत। वना समीपे वन के लिए पास में, ये भी गलत है। वनेन समीपे वन से पास में, वनस्य समीपे वन के पास में। तो हमारा जो उत्तर होगा वह हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। इस तरह से आपको वहाँ पहचानने हैं।